Welcome students of 10th class. This is Mukhtar sir with the topic protecting ourselves from disasters. किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं डिज़ास्टर्स के दौरान और दूसरों की जान कैसे बचा सकते हैं, और इसके अलावा भी अलग अलग डिज़ास्टर्स अलग अलग सिचुएशंस में हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इस चैप्टर में हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो लेट अस बिगिन द फर्स्ट वीडियो। वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स दो टाइप के रहते हैं, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है एंथ्रोपोजेनिक डिज़ास्टर्स, या जिसको मैन मेड डिज़ास्टर्स भी कह सकते हैं। हम इनको होने से तो रोक नहीं सकते, वी कैन नॉट स्टॉप देम टू हैपन, लेकिन देर आर सम वेज बाय विच वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। उनके हवाले से बेसिक नॉलेज, कोई भी डिज़ास्टर हो, नेचुरल डिज़ास्टर हो, मैन मेड डिज़ास्टर हो, इनके हवाले से थोड़ी सी प्रिपेयर्डनेस, थोड़ी सी जो है नॉलेज होने की वजह से हम अपने आप को बहुत हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। हमारे पास जो नेचुरल डिज़ास्टर्स रहते हैं उसमें अर्थक्वेक है सर, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, या हमारे पास वॉल्केनिक इरप्शंस रहते हैं, फॉरेस्ट फायर्स रहते हैं, या इसी तरह से जो हमारे पास मैन मेड डिज़ास्टर्स होते हैं, किसी इंडस्ट्री में कोई एक्सप्लोजन वगैरह हो जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर फट जाता है, तो इनको हम मैन मेड डिज़ास्टर्स का नाम देते हैं। तो इन चीज़ों के हवाले से हम इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाइवल सिकल्स की। बहुत पहले से ही इंसान जो है अलग अलग डिज़ास्टर्स के हवाले से उनको फेस करता आ रहा है, एंड दीज डिज़ास्टर्स आर हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब से इंसान बना हुआ है तब से इनको हम देखते आ रहे हैं। कोई भी हिंदुस्तान का हिस्सा हो, जम्मू कश्मीर हो, यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के डिज़ास्टर्स आते रहते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर, ये वो इलाका है पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा प्रोन टू वेरियस डिज़ास्टर्स के हवाले से। सबसे ज़्यादा जो डिज़ास्टर यहाँ पर देखने को मिलता है वो है अर्थक्वेक। भाई साहब, डिज़ास्टर्स का वर्ड समझते ही ना सुन के आपको कुछ सवाल दिमाग में आएंगे होंगे, जैसे डिज़ास्टर होता क्या है। ये एक ऐसी सिचुएशन बेसिकली होती है जिसमें लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है। आई बात समझ में? लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी का जो जिसमें नुकसान होता है उसको हम डिज़ास्टर कहते हैं, ठीक है सर। और इसके अलावा अगर हम देखें, हम सबसे पहले अगर हम देखें क्या करते हैं इस सर्वाइवल सिकल ऑपरेशन में, बेहतरीन एक मेथड रहता है सर्वाइवल सिकल में, वो है रेस्क्यू ऑपरेशन। अगर आप वेल ट्रेनड पर्सन हैं, आप अपने आप को और दूसरों को भी बचा सकते हैं। लेकिन जब आप सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम लेते हैं, इस टॉपिक को लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दूसरों की जान बचाने का काम करते हैं, ठीक है सर। बिना वक्त ज़ाया किए हम विक्टिम्स को फाइंड आउट करते हैं और उनको जो है जल्दी से जल्दी जो है हॉस्पिटलाइज करने की कोशिश करते हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन एक प्लानड एक्टिविटी रहती है। इसमें एक इंडिविजुअल या बहुत सारे इंडिविजुअल्स काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से वो विक्टिम्स को फ़ौरन उस खतरनाक एनवायरनमेंट से निकाल के हॉस्पिटलाइज करके उनको फर्स्ट एड दे के जो है उनकी जान बचाने का काम करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सिचुएशन को रेस्क्यू एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। आई बात समझ में? इसमें अलग अलग लोग अपना अच्छा खासा रोल प्ले कर सकते हैं। सो फार एज द लोकल कम्युनिटीज़ आर कंसर्न, जो वहीं के जहाँ पर ये डिज़ास्टर हुआ होगा वहीं की कम्युनिटीज़ जो होती हैं उनको ज़्यादा पता होता है उस इलाके के बारे में, और वो अच्छी तरह से रेस्क्यू का काम कर सकते हैं। या वो लोग जो रेस्क्यू करने वहाँ पर आते हैं उनका साथ दे के, उनका हेल्प करके जो है वो अच्छी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन का काम अमल में ला सकते हैं। तो उनको इसी तरह से अगर लोकल कम्युनिटीज़ वो ट्रेंड नहीं होते हैं, इट इज़ ऑब्वियस दैट द लोकल कम्युनिटीज़ आर नॉट ट्रेन्ड टू गो फॉर दिस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा उनको समझा के उनसे भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लिया जा सकता है, ठीक है सर। लेकिन जहाँ तक बात वेल ट्रेन्ड पर्सनस की है, ये वो लोग रहते हैं जिनको ट्रेंड किया जाता है डिज़ास्टर्स के हवाले से, और उनको ट्रेंड किया जाता है रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से। तो जो वेल ट्रेन्ड पर्सनस होते हैं ये बहुत अच्छी तरह से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का काम करते हैं। इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है टीम कंपोजिशन। और इस टीम कंपोजिशन में बेहतरीन चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हमें उन लोगों को इसमें लाना होगा जो मेंटली फिज़िकली फ़िट हो। बोथ मेल एंड फीमेल इसमें आ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती, लेकिन वो पहले जो है मेंटली फ़िट होने चाहिए कि हमें रेस्क्यू ऑपरेशन का काम करना है। आई बात समझ में? इनकी मदद से वो अच्छी तरह इस तरह से जब वो मेंटली फिजिकली फिट होंगे तब जाके वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं। वरना अगर वो खुद मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, फिजिकली फिट नहीं हो, तो वो खुद अपने आप को मुसीबत में डाल सकते हैं। तो दूसरों को बचाने की तो बात है ही नहीं वहाँ पर, ठीक है सर। इसके आगे चलते हैं हम। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का, इसका टीम एज अ टीम। सबसे पहले विक्टिम उसको सर्च करना। जब हम टीम में काम करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, हमें जो है विक्टिम उसको सर्च करना होता है, उनको फर्स्ट एड जल्दी से जल्दी देना होता है, ठीक है सर।
फर्स्ट एड देने के बाद वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठा के डिस्पोजल ऑफ बॉडीज़, अगर कोई मर चुका है वहाँ पर उसको डिस्पोज ऑफ करना ताकि डिजीज़ ना फैले। इसी तरह से जो कोलैप्स बिल्डिंग्स हैं उनको डिमार्केट करना कि वहाँ पर लोगों को आने जाने नहीं देना है, ठीक है सर। और लोकल वॉलंटियर्स को ट्रेन करके, थोड़ी सी उनको ट्रेन करके जो है आप उनसे भी अच्छी खासी मदद ले सकते हैं। ये होता है सर, ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसके, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के। एज ए लीडर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है उस इलाके के बारे में जहां आप रेस्क्यू ऑपरेशन करने जा रहे हैं, इफ़ यू आर एक्टिंग एज अ टीम हेड, अगर आप अपनी टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए ले जा रहे हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि वहां पहुंचने का आसान तरीका कौन सा है। इनके साथ फर्दर दिस अगर वहाँ पर ज़्यादा डैमेज होता है या वहाँ पर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, इफ़ द सिचुएशन बिकम्स मोर वर्स्ट, आपको वहाँ से एग्जिट का प्लान जो है वो पता होना चाहिए, वहाँ से निकलने का आपको रास्ता पता होना चाहिए, एक्सेस पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। सेफेस्ट अप्रोच उस इलाके तक पहुंचने के लिए आपको देखना है कि मेरी टीम वहां तक कैसे पहुंच सकती है, ये एज अ टीम हेड आपको देखना है। इसी तरह से रेस्क्यू टीम की सेफ गार्ड के हवाले से सारी प्रिकॉशंस आपको उनको देनी है और इसके साथ साथ उनका ख्याल भी रखना है। और वक्तन फ़वक्तन जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, क्योंकि साथ साथ मतलब जो हमारी अथॉरिटीज़ रहते हैं वो फॉरवर्ड करते हैं मैसेजेस उस पर्टिकुलर रीजन के बारे में, तो वो मैसेजेस आपको अपनी टीम तक पहुंचानी होती है सिचुएशन के हिसाब से। तो ये सारा काम एज अ टीम हेड आपको शाबाश करना होगा। इसके बाद अगर एज अ मेंबर आप एक टीम में काम करते हैं, सबसे बेहतरीन जो पहला आप काम करेंगे वो है काम, टू स्टे कूल एंड काम। आपको बिल्कुल शोर नहीं करना है, बिल्कुल आराम से आपको काम करना है। जो आपके टीम हेड होंगे उनकी कमांड्स को आराम से मानना है, उनको आर्ग्यू नहीं करना है। और जितनी भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स आपके पास होंगे उनका इस्तेमाल करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप जो है बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए जाएं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अच्छा सर, पेयर्स में काम करना, अकेले जो है रेस्क्यू ऑपरेशन का काम करने नहीं जाएंगे और कंटिन्यूसली आपको आर्गिंग करनी होती है, एक दूसरे को पुकारना होता है ताकि आपकी जो है सेफ्टी वो कंफर्म होती रहे कि आप ठीक हैं, आप किसी मुसीबत में ना पड़े। और एज अ टीम मेंबर आपको ये भी देखना होता है कि कहीं से कोई साउंड तो नहीं आ रहा है, कोई डेबरी के नीचे कोई बंदा तो वो चिल्ला तो नहीं रहा है, उन चीज़ों को भी आपको पूरी तरह से देखना होता है। और आप किसी बिल्डिंग में अगर जा रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू एंटर इन अ पर्टिकुलर बिल्डिंग जो थोड़ी सी कोलैप्स है, लेकिन अगर दरवाज़ा बंद है तो आपको उसको खोलने की कोशिश नहीं करनी होगी, क्योंकि वो दरवाज़ा खोलते ही शायद वो पूरी दीवार आपके ऊपर गिर सकती है, ठीक है सर। और हर कोई वायर जो वहाँ पर हो गया एज ए टीम मेंबर आप याद रखेंगे, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो, आपको हर किसी वायर को लाइव वायर का समझना है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है इस वक्त, और फायर इग्नाइट नहीं करना है, आग नहीं जलाना है, ठीक है सर। और जितने भी विक्टिम्स आपके पास आएंगे जो होंगे, तो हर किसी के साथ जेंटल रहना है, आपके हर किसी मूवमेंट में आपको होशियार रहना है। हर टीम मेंबर एज अ टीम मेंबर आपको अपने एल्डर जो लीडर्स हैं उनकी बात अच्छी तरह से माननी होगी। और जब भी आप रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, आप अपनी और अपनी जो विक्टिम है उसकी जो है सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है सर। ये एज अ टीम मेंबर आपको करना होगा। इसी तरह से जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल करेंगे, हेलमेट, जॉकेट्स, गमबूट्स, टॉर्च, विसल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स रहते हैं। इसके अलावा जो विक्टिम के लिए आपको जो कुछ चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, लेडर, रोप, पुलिस, कटिंग टूल्स या और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ये विक्टिम के लिए रहते हैं। नाउअडेज वी आर यूजिंग द मॉडर्न हाईली एडवांस्ड थिंग्स वी आर यूजिंग फॉर दिस रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें इंफ्रारेड कैमराज आते हैं, एक्यूस्टिक डिवाइसेस आते हैं, आवाज़ें जिनसे हम अच्छी तरह से सुन पाते हैं, बायो राडार्स आते हैं, लाइफ लोकेटर्स आते हैं, यानी कि डेबरी के नीचे भी कहीं अगर लाइफ है वो भी हमें पता चल जाते हैं। अंधेरे में इंफ्रारेड कैमराज इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आपको भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अंधेरे में भी आपको देख सकें। तो दीज आर द अल्ट्रा मॉडर्न सर्चिंग इक्विपमेंट्स विच वी आर यूजिंग ड्यूरिंग दिस रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन। आई बात समझ में? अब हम बात करेंगे बर्न्स की। इंसान जलता है ना कभी कभी सर, लेकिन जलने के टाइम पे भी एज अ ट्रेनड पर्सन आप बहुत हद तक जो है
जलते हुए इंसान की या जो जला हुआ होगा उसकी हम बहुत मदद कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं बर्न्स की, ये 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री बर्न। ठीक है सर, थर्ड डिग्री बर्न, ये 3 अलग अलग रहते हैं। जब फर्स्ट डिग्री की हम बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट डिग्री बर्न, इसको हम सुपरफिशियल बर्न्स कहते हैं। इसमें टॉप लेयर ऑफ जो है स्किन इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, वो रेड पड़ जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल रहती हैं। ठीक है सर, इसके बाद आते हैं सेकंड डिग्री बर्न। इसमें 2 लेयर जो हमारी स्किन के हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। जब 2 लेयर्स हमारे स्किन की इन्वॉल्व हो जाते हैं जलने की वजह से, तो उसको हम सेकंड डिग्री बर्न कहते हैं। ठीक है, इसमें वो ब्लास्टर्स आते हैं, इसमें ये थोड़ी सी बहुत पेनफुल भी होती हैं, अच्छी खासी पेनफुल भी होती हैं। इसमें कुछ टिश्यू भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये जो स्किन होते हैं वो वेट हमें दिखाई देती हैं, सॉल्वन भी होती हैं, उसमें स्वेलिंग भी हो चुके होते हैं, उसमें पानी वगैरह भी ऊपर से हमें दिखाई देता है, वो वेट होते हैं। एट द सेम टाइम ब्लास्टर्स भी हो चुके होते हैं। इसके बाद आते हैं थर्ड डिग्री बर्न, जिसमें पूरी जो आपकी स्किन है ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऑल लेयर्स ऑफ द स्किन जिसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं जिस बर्न में, उसको हम थर्ड डिग्री बर्न कहते हैं। ये मसल्स, वेसल्स, नर्व सारी इसमें इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, जल चुके होते हैं और इसमें पेन बिल्कुल नहीं होता है, इससे बिल्कुल पेन नहीं होती है, क्योंकि जो फील करवाने वाली जो नर्व्स वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो चुके थे। ये लेस पेनफुल होता है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट 2 बर्नस। आई बात समझ में? तो ये है डिग्रीज ऑफ बर्न। अब हम बात करेंगे कि क्या करें हम, क्या नहीं करें हम उस इंसान के हवाले से जिसको बर्नर्स आए होंगे। अगर हम देखें, अगर नॉर्मली हम किसी इंसान को देखें वो जला हुआ है, तो जल्दी से जो है आप उसके ऊपर पानी डालें। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे कि ये बर्नर्स अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रही हो, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से अगर कोई इंसान जला हुआ, तो उसके ऊपर आप पानी नहीं डालेंगे, याद रखेंगे आप। तो नॉर्मल बर्नर्स के ऊपर आप अच्छे पानी डाल सकते हैं और क्लॉथ ऊपर उसको डाल सकते हैं। इससे जो है उसकी बहुत हद तक जान बचाई जा सकते हैं। ये एज अ फर्स्ट एड जो है ट्रीटमेंट हम उसको दे सकते हैं। अगर वाटर अवेलेबल नहीं है तो किसी मोटे कपड़े से जो है आप उसको लपेट सकते हैं अच्छी तरह से। इसके अलावा क्योंकि पानी डालने की वजह से जो है उसको जो ये पेन है वो कम हो जाता है, और फर्स्ट एड की वजह से आप जब उसको देते हैं एज अ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, जब उसको ये पानी डालते हैं उसके ऊपर पोर करते हैं, उससे जो है ज़्यादा डैमेज होने से या पेन रिड्यूस होने में आप उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है सर, इस बर्न को कवर करना किसी अच्छी क्लॉथ से, ये भी आपने याद रखा होगा। इमीडिएटली रिमूव द टाइटर क्लोथ। अगर उसने कपड़े पहने हैं तो उसको बाहर निकालना, ज्वेलरी जो रिंग्स वगैरह होती हैं औरतों के ऊपर, ताकि स्वेलिंग होने के बाद उन मेटल्स को निकालना मुश्किल हो जाएगा, और वो आप अगर ऑपरेशन करने की अगर वहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है तो ये चीज़ें उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। और इसी के साथ साथ आप उसको जो है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स भी दें, उसको ORS दें या कुछ जूस वगैरह भी उसको दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं उसको, ताकि फ्लूइड की उसके जिस्म में कमी ना होनी पाए। ठीक है भाई साहब, मैंने पहले ही कहा आपसे कि इलेक्ट्रिक बर्नर्स में आप किसी भी सूरत में पानी नहीं डालेंगे और उसके कपड़े भी नहीं निकालेंगे। और ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कोई इंसान जला है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो उसको मैकेनिकल डिफिब्रिलेशन देनी होगी। अब उसके चेस्ट पे, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे मैकेनिकल डिफिब्रिलेशन क्या होती है, चेस्ट के ऊपर हाथ से जो है पंप करना, हार्ट को आर्टिफिशियली पंप करवाना, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक में जो सबसे पहला ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो है हार्ट। वो बैठ जाता है और उसकी इरेगुलरिटी की वजह से इंसान की जान जा सकती है। तो इस टाइम पे आपको मैकेनिकल डिफिब्रिलेशन देनी होगी, उससे जो है फर्स्ट एड वॉलंटियर उसकी जान बचा सकता है। आई बात समझ में? मैंने पहले ही कहा कि अगर ऐसे कोई विक्टिम आपके पास आ जाता है, उसको आप टच नहीं करेंगे जब तक पावर सप्लाई आप कट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले आपको अपनी सेफ्टी देखी ना भाई साहब। उसके अलावा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, और जो है ये जो पानी इसके ऊपर नहीं डालेंगे, अगर ये इलेक्ट्रिक बर्नर्स हैं आप उसके ऊपर पानी नहीं डालेंगे, तो उसके कपड़े भी आप वहाँ से नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो चुके होते हैं, उनको आप बिल्कुल नहीं डालेंगे। कोई ग्रीस, कोई ऑइंटमेंट, आइस वगैरह बिल्कुल आप इस पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ब्लीडिंग की। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं जहाँ पर हमारे जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत में आप क्या करें उस पेशेंट के साथ जिसकी ब्लीडिंग हो रही है, उसको आराम से लिटाना है भाई साहब। सबसे पहली चीज़, वो ऑर्गन जिसमें खून बह रहा है वो हार्ट की लेवल से नीचे लाना है।
हार्ट की लेवल से नीचे लाना है, ताकि जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो थोड़ी सी कम हो जाए। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जो है ऊपर लाना है, लाना है सॉरी, उसको ऊपर ले जाना है, ताकि जो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो है हार्ट को जो है थोड़ी मुश्किल हो जाती है और वहाँ से खून निकलना थोड़ा सा कम हो जाता है। लिटाने के बाद वो ऑर्गन जिससे खून निकल रहा है, आप फिर से याद रखेंगे, उसको हमने हार्ट लेवल से ऊपर ले जाना है। मतलब लिटाने के बाद उस ऑर्गन, उस पार्ट को, बॉडी पार्ट को हार्ट से ऊपर ले जाना है, ताकि वहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए और हार्ट को जो है ब्लड जो है वो मिलता रहे। और इसके बाद जो हिस्सा जहाँ से खून निकल रहा है उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर डालना है। किसी कपड़े से, अगर आपके पास साफ कपड़ा हो तो उसके ऊपर प्रेशर डालना है, ताकि वहाँ से खून निकलना जो है बंद हो जाए। अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके जिस्म में घुसा हुआ है, क्योंकि कभी कभी हमें क्या होता है कि कोई सलिया, कोई रॉड जो है ये इंसान के जिस्म में घुस जाते हैं, तो उसको निकालने की कोशिश नहीं करनी है, उसको वहीं पर रहने देना है और उसकी चारों तरफ से है बैंडेज, कपड़ा जो भी आपके पास होएगा उसको बांधना है अच्छी तरह से टाइट करके, ताकि ब्लीडिंग रुके। निकालने के बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि जो ही आप इस ऑब्जेक्ट को बाहर निकालेंगे ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएंगी। और इस आर्गन को, या चाहे वो लेग हो, सपोज अगर वो लेग है तो हार्ट लेवल से ऊपर होनी चाहिए, ताकि ब्लड जो है वो हार्ट और ब्रेन को मिलता रहे। और इसी तरह से अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है, अगर आपको कभी ऐसा पेशेंट मिले जो गिर गया हो, उसके जिस्म से ब्लड निकल रहा हो लेकिन अनकॉन्शियस है, तो उसको वही ट्रीटमेंट DRABC, डॉक्टर्स ABC जो है वो उसको देना होगा। टेटनस भी देना होगा। DRABC हम आगे जाके डिस्कस करेंगे पूरी तरह से कि DRABC क्या होता है, डेंजर रेस्पॉन्स। अब इसमें C भी हमने लगाया हुआ है, डॉक्टर्स, वो है कॉलिंग करना है, किसको बुलाना है, ABC एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। इसको हम पूरी तरह से डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ब्लीडिंग के हवाले से बात करते हैं। तो जितना हो सके, जल्दी हो सके, इस पेशेंट को हमें टेटनस का इंजेक्शन देना होगा। ठीक है भाई साहब, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से अलग अलग तरीक़ों से, अगर फ्रैक्चर आया हुआ हो या स्प्रेन आया हुआ हो, मोच आ गई हो, तो किस तरह से हम न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करके हैं, या इसी तरह से पिलो का इस्तेमाल करके, वुडन प्लैंक्स का इस्तेमाल करके, बैम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल करके हम इस ऑर्गन को जो है फर्दर डैमेज होने से बचा सकते हैं। सो देयर आर सम वेज बाय विच वी कैन प्रोटेक्ट दीज पार्ट्स ऑफ विच आर ब्रोकन और हैविंग द स्प्रेन, जिनमें स्प्रेन आ चुका हो, जो टूटी हुई हो, उनको हम अलग अलग मटेरियल्स की मदद से किस तरह से फर्दर डैमेज होने से बचा सकते हैं। ठीक है भाई साहब, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करेंगे हम यहाँ पर याद रखेंगे, जो ब्लीडिंग हो रही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिस ऑर्गन से ब्लीडिंग हो रहे हैं वो हार्ट लेवल से नीचे नहीं होना चाहिए। आई टोल्ड यू दिस थिंग नंबर ऑफ टाइम्स कि कभी भी ऐसे हिस्से को जिस्म के जिसमें ब्लीडिंग हो रही हो उसको हार्ट लेवल से नीचे नहीं लाना है, क्योंकि हार्ट लेवल से नीचे लाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो जाएगी और इस ऑर्गन से जो है बहुत ज़्यादा पानी जो है ब्लड बाहर आ जाएगा। जब इसको आप हार्ट लेवल से ऊपर ले जाएंगे उसमें ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट नंबर 1। उम्मीद है कि आपने इस पार्ट नंबर 1 को अच्छी तरह से समझा होगा। तो सेकंड पार्ट में हम दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।